जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। आज एक नई वीडियो के साथ आए हैं। बिल्कुल स्पेशल वीडियो है। जो चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़े रहें। चलते हैं, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है इंडिया पोस्ट GDS रिक्रूटमेंट 2023। इंडिया पोस्ट से तो समझ ही गए होंगे क्या है, भारतीय डाक। अब GDS का ग्रामीण डाक सेवक क्या है? GDS का ग्रामीण डाक सेवक, इस पोस्ट पर भर्ती निकली है। तो चलिए इसकी डिटेल में बात कर लेते हैं। डिटेल इसकी टोटल पोस्ट कितनी है? 40,889। 40,889, बहुत ज़्यादा पोस्ट निकली हैं, तो ज़रूर अप्लाई करिए। अप्लाई डेट देख लीजिए। अप्लाई डेट है इसकी 27 जनवरी से 16 फरवरी, इस बीच में आपको अप्लाई कर देना है। पर 16 फरवरी तक का वेट मत करना, कोशिश करना आप इसको 12 फरवरी तक हर हाल में फिल कर दो, क्योंकि बाद का सर्वर जो है बहुत ज़्यादा डाउन होने लगता है। बच्चों के फॉर्म मतलब सबमिट नहीं हो पाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप 12 फरवरी तक अपना सबमिट कर दीजिए। और इसमें एक ऑप्शन और मिला है आपको बहुत अच्छा, कि आपका अगर कोई मिस्टेक हो गई है फॉर्म फिल करते टाइम, तो उसमें आप करेक्शन भी कर सकते हैं। करेक्शन कब से कर सकते हैं? 17 फरवरी से 18 फरवरी तक, 19 फरवरी तक 2 दिन मिले हैं आपको। 19 फरवरी यानी कि फॉर्म फिल की लास्ट डेट के बाद आपको 2 दिन इसके करेक्शन के लिए मिले हैं। आप फॉर्म का करेक्शन कर सकते हो, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या कुछ भी मिस्टेक हो गया, आपने क्वालिफिकेशन की परसेंटेज गलत भर दी हैं, क्योंकि इसका जो सिलेक्शन है पूरा टोटली बहुत अच्छा प्रोसेस है, वो मैं बाद में बताऊंगी। अब आगे बात कर लेते हैं। करेक्शन डेट मैंने बता दी है। अब फीस की बात कर ले। फीस सिर्फ 100 है जर्नल और OBC के लिए, सिर्फ जर्नल और OBC के लिए, बाकी किसी के लिए कोई फीस नहीं है। 0 बैलेंस पर आप इसको भर सकते हैं। एज की बात कर ले। एज है इसकी 18 से 40 साल। जिसकी एज 18 से 40 है, कब तक? 16/2/2023 तक, यानी कि फॉर्म के लास्ट डेट तक उसकी एज, मिनिमम एज 18 साल हो रही है, तो वो फॉर्म भर सकता है। अब OBC को 3 साल का आरक्षण मिलता है, SC ST को 5 साल का आरक्षण मिलता है। इनका मैं आपको एज डिटेल भी बता दूं, कैसे काउंट किया जाएगा इनका एज, तो वो इधर है। जर्नल की एज काउंट की जाएगी 16/2/1983, जिसका जन्म हुआ है 16/2/2005 के बीच, इस बीच में जिसका जन्म जर्नल के कैंडिडेट का है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। OBC की काउंट करके मैं बता देती हूँ। 16/2/1980 से 16/2/2005 के बीच जिसका जन्म है, DOB है जिसकी OBC कैंडिडेट की, तो वो फॉर्म फिल कर सकता है। SC ST की बात कर लें। 16/2/1978 से 16/2/2005 के बीच जिसका जन्म है, वो इस फॉर्म को भर सकता है। SC ST कैंडिडेट की बात कर रही थी मैं। अब आगे बात कर ले। एज का फैक्टर क्लियर हो गया होगा। अब इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर ले, कि आप इस फॉर्म को कैसे भर, मतलब क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, कि कौन बच्चा भर सकता है। सिंपली 10th पास होना चाहिए, बट विद मैथ और इंग्लिश। मैथ और इंग्लिश, अधिकतर कैंडिडेट पर मैथ और इंग्लिश होता है। इंग्लिश तो अधिकतर पर होता है, मैथ भी होता है, बॉयज़ पर तो सब पर ही होता है। और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर और साइकिल की जानकारी भी होनी चाहिए, और वहाँ की लोकल लैंग्वेज, जिस स्टेट से आप फॉर्म भरेंगे वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। कंप्यूटर और साइकिलिंग का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब सैलरी की बात कर लें। सैलरी यहाँ 3 पोस्ट की सैलरी यहाँ बता रखी है। BPM, ABPM और डाक सेवक, इन्हीं 3 पोस्ट पर वैकेंसी निकली है। तो पहले बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी इसमें तीन पोस्ट की सैलरी मैं बताऊंगी। एक ब्रांच पोस्ट मास्टर की, एक उसके असिस्टेंट होगा ब्रांच पोस्ट मास्टर का, तो वो भी एक पोस्ट है। एक डाक सेवक की। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी है 12,000 से 29,380, और यही नीचे, अब ब्रांच पोस्ट मास्टर के एक जस्ट नीचे होता है
मान लीजिए जैसे कि आप एक हाई लेवल, एक थोड़ा अप की जॉब है, एक उसके अंडर में वर्क करेगा, तो असिस्टेंट जो होगा वो ब्रांच पोस्ट मास्टर के अंडर में वर्क करेगा। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर प्लस डाक सेवक की सैलरी कितनी है? 10,000 से 24,770। अब बात कर लें इसके सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों के लिए सिलेक्शन प्रोसेस, कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। कुछ सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, बहुत सिंपली सिलेक्शन प्रोसेस है। मेरिट लिस्ट बनेगी आपके 10th के बेस पर। जो 10th के नंबर होंगे आपके, जो आपने हाई स्कूल पास किया है उसके जो मार्क्स होंगे उसके ऊपर एक मेरिट बनेगी, उसी के डिपेंड रहेगा, उसी पे आपका सिलेक्शन। अब इनकी जॉब प्रोफाइल कि इनके क्या क्या वर्क रहेंगे तो वो देख लीजिए। अब पहले मैं बता दूं ब्रांच पोस्ट मास्टर की, तो उसका रिकॉर्ड, हैंडलिंग, डिवाइस, मोबाइल का रख रखाव उसी का काम होगा। ये जो रख रखाव है उसकी टूट फूट या खोना गुम होना सब उसी की जिम्मेदारी होगी। सेकंड होगा उसका डाक उत्पादों और सेवाओं का वितरण, कि वो डाक उत्पादों का और सेवाओं का वितरण करेगा। थर्ड उसका होगा ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन का काम भी ब्रांच पोस्ट मास्टर का ही होगा। अब ABPM जो उसके अंडर में वर्क करने वाला है तो उसका क्या होगा? डाक की डिलीवरी करना, टिकट एवं स्टेशनरी की बिक्री करना। आप जाते हैं पोस्ट ऑफिस वगैरह तो वहाँ पे टिकट वगैरह जो बिक्री करता है तो वो यही करता है। थर्ड होगा सरकारी सेवाओं का घर घर प्रचार करना। अब बहुत सारी बातें होती हैं, डाक पोस्ट ऑफिस में भी बहुत सारी सेवाएं होती हैं, तो उसका जो घर घर प्रचार करना होगा वो इन्हीं का काम होगा, क्योंकि सरकारी सेवाओं को हमें हर घर बताना ज़रूरी हो जाता है, तो वो काम भी इसी का होगा, घर घर जाके बताने का काम। डाक सेवक का क्या काम होगा? रेलवे मेल सर्विस ऑफिस में छटाई का काम। अब रेलवे में बहुत सारे मेल्स की सर्विस वगैरह जो भी होगा उसकी छटाई का काम डाक सेवक का होगा। डाक की डिलीवरी करना भी इसी का काम होगा, और स्टाम्प की बिक्री भी डाक सेवक ही करेगा। ये तो मैंने आपको जॉब प्रोफाइल बता दी, एलिजिबिलिटी बता दी, एज बता दी, सैलरी बता दी, फीस बता दी। ये सब तो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी। अब आ गया है पोस्ट, जो कि मैं आपको स्टेट और यूटी वाइज बताऊंगी कि किस स्टेट से कितनी पोस्ट हैं, कहाँ से कितनी हैं। उसके बाद मैं बताऊंगी कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, मतलब किस स्टेट से आप अप्लाई करें या किस किस स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, मैं असम की बात कर लेती हूँ। 407 वैकेंसी असम से हैं, 407 वैकेंसी असम से हैं। आंध्र प्रदेश से हैं 2480 आंध्र प्रदेश से। बिहार से हैं 1461 वैकेंसी बिहार से है। छत्तीसगढ़ से है 1593 वैकेंसी। गुजरात से है 2017 वैकेंसी। हरियाणा से है 354 वैकेंसी, हरियाणा से ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। J&K से 300 हैं। झारखंड से 1590, देखिए झारखंड के हिसाब से काफ़ी वैकेंसी हैं, 1590। केरला से हैं 2462। कर्नाटका से है 3036, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है कर्नाटका से। महाराष्ट्र से है 2508। अभी मैं आपको एक एक करके वैकेंसी बता रही हूँ स्टेट वाइज। अब ये मन में मत सेट कर लेना कि अरे कर्नाटका से तो बहुत वैकेंसी, मैं वहीं से फॉर्म अप्लाई करूँगा। बताऊंगी कि वहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, क्यों नहीं करना है। ठीक, अभी हम बात कर लेते हैं स्टेट वाइज बताने की। महाराष्ट्र से है 2508 वैकेंसी। नॉर्थ ईस्ट से है 551 वैकेंसी। नॉर्थ ईस्ट में आप असम को मत काउंट करना, क्योंकि उसकी मैं सेपरेट बता चुकी हूँ। नॉर्थ ईस्ट में आप नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये सब जो उधर की 6 स्टेट, एक तो मैं बता चुकी, 6 स्टेट जो हैं उसकी वैकेंसी टोटल कंबाइंड है ये। MP मध्य प्रदेश से 1841। उड़ीसा से हैं 1382। पंजाब से हैं 766। राजस्थान से 1684। राजस्थान से 1684। तमिलनाडु से हैं 3167। तेलंगाना से हैं 1266। अब यूपी से देख लीजिए, यूपी 7987 वैकेंसी यूपी से है, सबसे हाईएस्ट वैकेंसी है यूपी से। यूके से 889 वैकेंसी है। वेस्ट बंगाल से 2480 है। हिमाचल प्रदेश से 603 है। दिल्ली से 46 है।
तो आप सबने बहुत वैकेंसी बताते बताते माइंड में सोच लिया होगा कि मैं भाई वहाँ से सबसे ज़्यादा वैकेंसी मैं वहीं से भरूंगा। कर्नाटका का कोई बच्चा देख रहा है तो वो सोच रहा होगा मैं तो यूपी से भरूंगा। अरे नहीं भाई, यहाँ इधर उधर से कोई मत भरो। सबसे बड़ी बात, जो हिंदी जानते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि हिंदी भाषी तो काफ़ी स्टेट से फॉर्म फिल कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से वैकेंसी के अकॉर्डिंग कि हाँ वहाँ ज़्यादा है तो मैं वहाँ से भर सकता हूँ, ये वहाँ की मेरिट डाउन जाती है और मुझे वहाँ की मतलब वहाँ हिंदी चलती है और मैं हिंदी जानता हूँ तो मैं भर सकता हूँ। क्योंकि इसमें एक कंडीशन दे रखी है, नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। आपको लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। अब यूपी वाला बंदा सोच ले कि भाई केरला से कर्नाटका से बहुत वैकेंसी है, मैं कर्नाटका से भर देता हूँ, वहाँ की मेरिट भी कम जाती है, तो वो नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि भाई तुम वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं समझ सकते हो, ना ही बोल सकते हो, ना ही समझ पाओगे, तो वहाँ से नहीं भर सकते। आप हिंदी भाषी हो तो आप यूपी से अगर नहीं है इच्छा भरने की, भाई आपको लग रहा है यूपी में बहुत हाई कंपटीशन है, नहीं है, इट्स ओके, किसी और स्टेट से देखिए जहाँ हिंदी बोली जाती है और आपको वहाँ की आती है। या आप यूपी के रहने वाले हैं, आपको कर्नाटका आती है तो आप कर्नाटका से भर सकते हैं, इजी है। तो जिस लैंग्वेज को आप समझ सकते हो, बोल सकते हो, उसी स्टेट से आप फॉर्म भर सकते हो। अब कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि मैम ने ड्यूटी का टाइम नहीं बताया, ड्यूटी कितनी होगी, मैम ने ये भी नहीं बताया कि परसेंटेज कितनी होगी। वीडियो खत्म नहीं हुई है, मैं भी पूरे डिटेल आपके डाउट सब खत्म कर रही हूँ। तो जो ड्यूटी के घंटे होंगे 4 घंटे होंगे, 4 आवर्स ड्यूटी होगी। आप आराम से किसी और जॉब की भी तैयारी कर सकते हो। अगर आप इस जॉब से संतुष्ट नहीं हो, अपनी जॉब से कोई संतुष्ट नहीं होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है अपनी जॉब से कोई संतुष्ट नहीं होता। किसी से भी पूछ लेना कि भाई टीचर से ही पूछ लो, टीचर भी दुखी होगा कि यार कोई जॉब नहीं है, मैं तो ये वो परेशान हूँ, ये कोई खुश नहीं होता। जिसको नहीं मिली वो समझ सकता है, और जिसको मिल जाती है उसके बाद वो बस यही कहता है मुझे दूसरी जॉब में जाना है। तो अगर इसमें सिर्फ 4 घंटे का ड्यूटी टाइम है, आप अपने दूसरी जॉब की तैयारी शुरू कर सकते हो। साथ ही साथ बच्चे सोच रहे होंगे 10th में कितने प्रतिशत होने चाहिए। होने को तो बहुत 90% भी होने चाहिए, है ना। होने को भाई तुम ये देखो, मुझे फॉर्म अप्लाई करना है तो करना है, कोई फीस इतनी जनरल और ओबीसी की ही फीस है, SC ST या किसी और कैंडिडेट की फीस तो कुछ नहीं है, 0 है। जनरल का बच्चा भी मुझे नहीं लगता कि सोचना चाहिए कि फॉर्म अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तुम्हारे 60% 50% भी हैं तब भी आप फॉर्म अप्लाई करिए। सिलेक्शन के लिए कितने प्रतिशत होने चाहिए, ये भी बच्चों का एक क्वेश्चन होगा। फॉर्म कितने प्रतिशत पर अप्लाई करें, ये भी एक सॉल्यूशन मैं बता चुकी हूँ इस क्वेश्चन का, कि आप फॉर्म कितने प्रतिशत पर अप्लाई करें। अप्लाई तो आप कर ही दें। अगर आपका 50% भी है तो आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, मेरी तरफ से तो अप्लाई कर दीजिए। सिलेक्शन की बात कर लें, सिलेक्शन कितने प्रतिशत पे होगा, वो स्टेट वाइज होगा, जो भी होगा। आप स्टेट वाइज मेरिट लगेगी तो स्टेट वाइज ही सिलेक्शन होगा। तो आप अपने ऊपर डिपेंड करिए कि आप किस स्टेट से हैं, कि आपको सिलेक्शन के लिए कितने, उस स्टेट की जिस हिसाब से मेरिट लगती है उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि सिलेक्शन के लिए कितने। यूपी की बात कर लूँ, यूपी में भाई मुझे लगता है इस समय बच्चे 80-85% लाते हैं, 80 से 85% बच्चे मार्क्स लाते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि भाई ये मतलब ये मेरिट बेस पे क्यों होता है एग्ज़ाम। इससे बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि यार मेरिट बेस पे क्यों होता है। इसमें CBSE बोर्ड भी अप्लाई करता है और हर कोई जानता है CBSE बोर्ड के नंबर बहुत ज़्यादा हाईएस्ट आते हैं, उनका परसेंटेज बहुत हाईएस्ट रहता है अकॉर्डिंग टू यूपी बोर्ड। मैं यूपी बोर्ड की बात कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू यूपी बोर्ड या अदर बोर्ड्स के अकॉर्डिंग CBSE बोर्ड के नंबर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसमें मेरिट में वो लोग बाजी मार जाएंगे। तो इसमें थोड़ा मुझे लगता है कि ये मेरिट बेस पे नहीं होना चाहिए था, एक एग्ज़ाम इसका हो जाना चाहिए था। आपको मैं बता दूं, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। कभी आप सोच रहे हो मेरिट के बाद एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन है। तो अब ये भी मत कर देना, इसमें एग्ज़ाम होना चाहिए, ये मेरा मानना है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आप लोग क्या मतलब एग्ज़ाम होना चाहिए या नहीं, या मेरिट बेस पे ही जैसे चल रहा है वैसे वैकेंसी चलती रहनी चाहिए। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है। और आप ये मत, पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार के एग्ज़ाम्स में कि बच्चों ने ना सिलेक्शन के लिए कि मतलब सिलेक्शन के लिए
जब फॉर्म भरा गया था, जिसके मान लो 60% है तो उसने 90% भर दिया फॉर्म में, फॉर्म भरते वक्त, कि बाद में देखा जाएगा जो होगा। बाद में कुछ नहीं देखा जाएगा। 7-8 लिस्ट आई थी पिछली बार, 7-8 लिस्ट आई थी पिछली बार। जो आपके एग्ज़ाम में नंबर हैं आप वही फिल कीजिए, गलत फिल मत करिए, ठीक। कोई रिश्वत कहीं नहीं चलती है। मुझे तो नहीं लगता किसी विभाग में ऐसे कोई रिश्वत चलती होगी कि हाँ भाई सिलेक्शन पैसे दो सिलेक्शन लो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना भरिए, जो ओरिजिनल परसेंटेज है वही, बिना बात के अपना फॉर्म रिजेक्ट मत करिए। हो सकता है कि आपने अपना, मान लीजिए 70% है, आपको लग रहा है मेरा 70% पे सिलेक्शन नहीं होगा और आपने भर दिया, और 70% पे सिलेक्शन नहीं होगा, आपने भर दिया 80% की 80%, 10% का क्या झूठ बोलना, क्या पता 70-65% पे सिलेक्शन हो जाए, ठीक। जो परसेंटेज है वही भरिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।